નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજના આપણા ઓનલાઈન સેશનમાં હું ફરીથી આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. तो विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी और हम पढ़ रहे थे पाठ 19 महाकवि कालिदास. तो उसका साहित्य प्रकार है जीवनी और महाकवि कालिदास के लेखक है नरपत बारहत हड़वेचा. तो उन सब के बारे में हमने समझ ले ली थी. तो विद्यार्थी मित्रों, हम जानते हैं कि कालिदास है वो संस्कृत भाषा के महान कवि है और उनके बारे में ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी प्रामाणिक रूप से नहीं मिलती. प्रस्तुत लेख में भी लेखक ने कालिदास के बारे में उपलब्ध जानकारी देने का प्रयास किया है. तो हमने उनका जन्म और उनका परिचय भी देखा था कि महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठोस जानकारी का अभाव है. कुछ विद्वान है उनका जन्म 365 ईस्वी सन में तथा निधन 445 ईस्वी सन में मानते हैं. और आगे भी उन्होंने बताया था कि उनका जन्म स्थान है वो उज्जैन में बताया जाता है और उज्जैन में राजा जो विक्रमादित्य का शासन था और उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी. साहित्य और कला में भी खूब विकास हुआ था उनके समय में. राजा विक्रमादित्य है वो उन्होंने समय समय पर सोने के सिक्के भी चलाए थे और उनके प्रोत्साहन से ही संस्कृत भाषा की खूब उन्नति हुई थी. कालिदास है वो कालिदास के बारे में भी थोड़ी जानकारी दी थी. तो कालिदास के बारे में क्या कहा जाता था कि कालिदास है वो युवावस्था में थे तब वो निरक्षर थे. उनको बिल्कुल अक्षर ज्ञान नहीं था. वो जिस पेड़ की डाल पर बैठते थे वही पेड़ की डाल को वो काटते थे, यानी कि वो बहुत बड़े मूर्ख भी थे. वो भी हमने इस पाठ में समझ लिया था. और आगे विद्योत्तमा के बारे में भी बताया गया है. कहा है कि विद्योत्तमा है वो राजा शारदानंद की पुत्री थी और वो अत्यंत सुंदर थी और गुणवती भी थी. उसने अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था. बड़े बड़े विद्वान और पंडित उससे शास्त्रार्थ करने का साहस नहीं करते थे. कुछ ईर्ष्यालु पंडितों ने उसका विवाह किसी मूर्ख युवक से कराने का निश्चय किया था और उन्होंने मूर्ख युवक जो कालिदास है वो कालिदास को उससे विवाह करने के लिए तैयार कर दिया. पंडितों ने भी पंडितों के सलाह के अनुसार शास्त्रार्थ के समय कालिदास मौन रहे थे और बस इशारों से ही शास्त्रार्थ हुआ था. उन्होंने जो विद्योत्तमा ने शर्त रखी थी कि उसको शास्त्रार्थ में जो हराएगा उसी के साथ वो विवाह करेगी. तो यही बात आगे शास्त्रार्थ के लिए आती है और इशारों से ही उसका शास्त्रार्थ होता है और वो अपनी हार कबूल करती है और कालिदास के साथ उसका विवाह हो जाता है. और विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ के लिए जो जो क्वेश्चन किए थे उसके बारे में भी हमने जाना था कि कैसे कैसे प्रश्नों के उत्तर के कैसे कैसे जवाब दिए थे. तो शास्त्रार्थ के समय विद्योत्तमा है उन्होंने एक उंगली उठाई तो उसका अर्थ क्या था, उसका कहने का मतलब क्या था कि वो ईश्वर एक है. और फिर आगे तो के कालिदास समझे कि वो मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है. उन्होंने दो उंगलियां उठाकर इशारा किया कि मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा. पंडितों ने इसका यह अर्थ निकाला कि ईश्वर और जीव दो है. इसके बाद विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया था. कालिदास ने क्या किया,
कि कालिदास ने इसे तमाचा मारने का संकेत समझा और मुट्ठी दिखाकर गुस्सा मारने का संकेत किया। तो पंडितों ने इसका यह अर्थ निकाला कि पांचों तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, और शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने अपनी हार मान ली और इस प्रकार पंडितों ने छल से मूर्ख युवक से उसका विवाह करवा दिया। और फिर क्या होता है कि उसका जो वेद है वो जान जाती है और उसे बहुत बड़ी ग्लानि का अनुभव होता है। और क्या किया उसने फिर, तो कि विद्योत्तमा जल्द ही समझ गई कि पंडितों ने उसे धोखा दिया है और उसका विवाह एक मूर्ख युवक से करा दिया है। उसे बहुत दुख पहुंचा। उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। तो महाकवि कालिदास के प्रवेश पर उन्होंने रोक लगा दी। और फिर क्या हुआ कि कालिदास है वो वहां से चला गया और फिर माँ कालिका उन्होंने बहुत ही पूजा की, उपासना की। और कहते हैं कि इसके बाद कालिदास ने माँ काली की उपासना कर उन्हें प्रसन्न किया और माँ के वरदान से उन्हें सारी विधाओं का ज्ञान प्राप्त हो गया और इसी से उनका नाम कालिदास पड़ा है। और फिर कालिदास ने संस्कृत में 7 ग्रंथों की रचना की। एक है ऋतु संहार, दूसरा मालविकाग्निमित्रम, और आगे है विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 7 ग्रंथों की उन्होंने रचना की है। तो यहाँ पे हम देखें तो ऋतु संहार है। ऋतु संहार में क्या आता है, तो कि इसमें ऋतुओं का तथा प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। दूसरा ग्रंथ है उनका मालविकाग्निमित्रम। तो उन्होंने उसमें क्या दिखाया है, तो कि विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रणय कथा है। और आगे का है विक्रमोर्वशीयम। तो उसमें यह महाराजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की भी प्रेम कथा है। आगे है कुमार संभव। कुमार संभव में इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म तथा उसके द्वारा तारकासुर के वध का वर्णन किया गया है। आगे का है मेघदूत। तो मेघदूत में क्या उन्होंने बताया है, तो कि इसमें एक यक्ष के विरह का चित्रण है और यक्ष मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश मेघ द्वारा अपनी प्रेमिका को पहुंचाता है। आगे रघुवंश है। तो रघुवंश में उन्होंने राम के वंश का परिचय दिया है। और 7वां ग्रंथ है उनका अभिज्ञान शाकुंतलम। तो उसमें उन्होंने कालिदास की सर्वोत्कृष्ट यह कृति है। तो इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को नाटक के रूप में बड़े सुंदर रूप में उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक हमने ये पाठ की समझ ली थी। तो चलिए आप अपना पाठ्य पुस्तक निकालिए और आगे का पाठ समझने के लिए तैयार हो जाइए। तो यहाँ पे हम देखें तो कि कालिदास को हर ક્ષેત્ર का गहरा અનુભવ था। બધા જ ક્ષેત્રનું એને ઊંડો જ્ઞાન થઈ ગયું હતું, અનુભવ થયો હતો। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। प्रकृति वગર મનુષ્યનું જીવન અધૂરું દેખાય છે। કાલિદાસ की उपमाएं विश्वविख्यात है। એમની જે પણ કઈ ઉપમાઓની રચના કરી છે એ વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ થયેલી છે। ઉનકી કોઈ તુલના નહીં, એની આગળ કોઈની પણ तुलना નથી કરી શકાતી। उसका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। चरित्र चित्रणમાં પણ મહાકવિ કાલિદાસની આગળ કોઈ આવી શકતું નથી।
એમની તુલના આગળ કોઈનું પણ સાહિત્ય સારું નથી દેખાતું. उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, એમની बराबरी कोई નથી કરી શકતું. उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है. हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है. कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है. कालिदास છે એમના કાવ્ય અને નાટકો દ્વારા એ વારંવાર એ જ બતાવવામાં કે છે કે રાજા છે એ પ્રજાનો શાસક નથી પણ એનો રક્ષક અને પિતા છે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે યાદ રાખવા જેવું છે. કેમ કે નાના નાના પ્રશ્નની અંદર તમારે આવા પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. जो कि राजा प्रजा का शासक नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है. उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है. કે સમયે સમાજની અંદર નારીનું શું મહત્વ હતું તે પણ મહાકવિ કાલિદાસ છે એમની રચનાઓમાં મળી આવે છે. समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આને પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે જે કે સમાજની અંદર નારીને સન્માન અને શ્રદ્ધાથી દેખવામાં આવતી હતી. उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी. નારીઓને નૃત્ય છે, સંગીત છે, ચિત્રકલા છે એ બધાની શિક્ષા પણ આપવામાં આવતી હતી. महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं. महाकवि कालिदास के कितने ग्रंथ हैं? तो कि 7 प्रमुख ग्रंथ है. उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार. यह एक उत्तम काव्य है. इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है और ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है. तो यहाँ पे ऋतुओं तथा प्रकृति के बारे में इस काव्य में महाकवि कालिदास ने बताया है. आगे हम देखें तो कि मालविकाग्निमित्रम कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है. तो यहाँ पे ये भी याद रखने लायक है कि मालविकाग्निमित्रम कालिदास का दूसरा ग्रंथ है और उसका पहला नाटक है. उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है. કેટલા અંક છે એના? 5 અંક છે અને એની અંદર विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है. उनका तीसरा ग्रंथ है विक्रमोर्वशीयम, कालिदास का दूसरा नाटक है. इसमें भी 5 अंक है तथा महाराजा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चरित्र चित्रण किया गया है. आगे है कुमार संभव, एक काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन किया है. कुमार संभव में शिव पार्वती ना विवाह ની વાત આવે છે અને ત્યાર પછી કુમાર જે કાર્તિકેય છે એમના જન્મ વિશેની વાત છે અને કાર્તિકેય દ્વારા તારકાસુર નામના રાક્ષસની જે વધ કરવામાં આવ્યો હતો તેની કથા પણ અહીંયા વર્ણવેલી છે. આગળ છે મેઘદૂત. मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है और यह एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर, किसे दूत बनाकर? बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया गया है. तो यहाँ पे इस खंड काव्य में कालिदास ने વાદળને દૂત બનાવી અને કુબેરની નગરી કઈ છે? અલકાપુરી. ત્યાંના માર્ગ સુધીનું અહીંયા વર્ણન કરેલું છે. इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने
अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश पहुंचाया है। इस काव्य में वर्षाकाल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के ભૂગોળ की भी अच्छी जानकारी दी गई है। ભારતના ભૂગોળ વિશેની પણ અહીંયા ખૂબ જ સરસ જાણકારી આપેલી છે। આગળ છે રઘુવંશ। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी छोटी नाव लेकर अपार समृद्धि को पार करने की बात सोच रहा हूँ। तो અહીંયા શ્રીરામની કથા અને એમના વંશની વાત કરવામાં આવેલી છે। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर सूर्यवंशना राजा दिलीप थी लई अने कुश और उनके अनेक उत्तरार्धियों तक की कथा रघुवंश में की गई है। आगे महाकवि कालिदास का 7वां और उत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। उनका 7वां और उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ ये जो ग्रंथ है वो है अभिज्ञान शाकुंतल। यह उनका तीसरा नाटक और इसमें 7 अंक है। આ એમનું ત્રીજું નાટક છે અને એ 7 અંકની અંદર વહેંચાયેલું છે। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा कही है। ये इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक हमें मिलती है। એમની રચનાઓની અંદર આપણને સાહિત્ય, એ વખતનું શાસનની વ્યવસ્થા કેવી હતી, રાજનીતિની વાત, સમાજ અને એના લોકોનો જે વિશ્વાસ હતો તેની વાત આપણને દેખવા મળે છે। ભૂગોળ વિશેની, પછી ત્યાંની લલિત કલા અને સ્થાપત્ય વગેરેની ઝલક આપણને એમના ગ્રંથોમાં મળી આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મહાકવિ કાલિદાસ છે એ મહારાજા વિક્રમાદિત્યના નવરત્નોમાંના એક હતા। वे हमारे संस्कृत साहित्य में सदा अमर रहेंगे। उनकी रचनाओं में उनके समय के इतिहास, साहित्य, शासन, राजनीति तथा समाज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે અહીંયા જોયું કે મહાકવિ કાલિદાસ છે એ મહારાજા વિક્રમાદિત્યના નવરત્નોમાંના એક હતા અને તેઓ આપણા સંસ્કૃત સાહિત્યમાં સદા અમર રહેશે અને તેમની રચનાઓમાં આપણે તેમના સમયના ઇતિહાસ, સાહિત્ય, શાસન, રાજનીતિ તથા સમાજ વિશેની માહિતી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે। સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણું આ લેશન અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે થોડું સ્વાધ્યાય વિશેની સમજ લઈ લઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં તમને એક એક વાક્યના પ્રશ્નના જવાબ લખવા માટે આપ્યા હતા। એક એક શબ્દમાં પ્રશ્નના જવાબ લખવા આપ્યા હતા અને 2-3 વાક્યમાં પ્રશ્નના જવાબ પણ લખવા માટે આપ્યા હતા। તો તમે એ સારી રીતે લખ્યા જ હશે। તો ચાલો આપણે એ વિષયની थोड़ी समझ ले लीजिए। संस्कृत के महाकवि के रूप में हम किसे जानते हैं? कालिदास को। आगर कालिदास का जन्म स्थान कौन सा है? तो कालिदास का जन्म स्थान है उज्जैनी। कालिदास युवावस्था में कैसे थे? मूर्ख थे। महाकवि कालिदास गद्य लेखक का नाम क्या है? तो कि नरपत बारहट हडवेचा। आगे राजा विक्रमादित्य का राज्य कहाँ था? तो कि उज्जैनी में। और कालिदास किन में प्रवीण हो गए? तो कि सभी विधाओं में वो प्रवीण हो गए थे। विक्रमादित्य कौन थे? तो कि विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। आगे का प्रश्न है हमारा कि
महाकवि कालिदास के जन्म स्थान का नाम बताइए। तो कि कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी यानी कि उज्जैन माना जाता है। महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार के रत्न थे? तो कि कालिदास है वो राजा विक्रमादित्य के दरबार के रत्न थे। मूर्ख युवक ने पंडितों की बात क्यों मान ली? तो कि मूर्ख युवक ने पंडितों की बात मान ली क्योंकि उन्होंने उसे एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह कराने का लालच दिया था। आगे है विद्योत्तमा किसकी पुत्री थी? तो कि विद्योत्तमा वो राजा शारदानंद की पुत्री थी। आगे पंडितों ने विद्योत्तमा से किस प्रकार का बदला लिया? तो कि पंडितों ने एक मूर्ख युवक से उसका विवाह करवाकर विद्योत्तमा से बदला लिया। आगे का प्रश्न है कि मेघदूत का नायक कौन है? तो कि मेघदूत का नायक एक यक्ष है। अभी हमने उसके बारे में समझ ली है। मेघदूत में दूत कौन है? मेघदूत में दूत बादल को बताया गया है। आगे का प्रश्न विक्रम संवत का आरंभ किसने करवाया था? तो कि विक्रम संवत का आरंभ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। आगे 2-3 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, कालिदास की अज्ञता किस बात से प्रकट होती है? तो कि निरक्षर कालिदास पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। उनके इसी कार्य से उनकी अज्ञता, मूर्खता प्रकट होती है। मूर्ख युवक का नाम कालिदास क्यों पड़ा? तो कि मूर्ख युवक ने मां काली की उपासना की थी। किसकी? मां काली की उपासना की। उन्होंने उसकी प्रार्थना की और देवी ने प्रसन्न होकर उसे सभी विधाओं में प्रवीण होने का वरदान दिया। इस तरह मां काली की कृपा से के कारण मूर्ख युवक बाद में महाकवि कालिदास के नाम से प्रख्यात हुआ। तो मां काली की उपासना की, देवी ने सभी विद्याओं में प्रवीण होने का उन्हें वरदान दिया और इस तरह मां काली की कृपा से मूर्ख युवक बाद में महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुआ है। आगे विद्योत्तमा का परिचय दीजिए। तो विद्योत्तमा कौन थी? तो कि पहले तो वो राजा शारदानंद की पुत्री थी। वह गुणवती थी, विदुषी थी और बहुत सुंदर भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा है वो दूर दूर तक फैली हुई थी। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। आगे का प्रश्न है कि महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम लिखिए। तो कि महाकवि कालिदास की कृतियां है यहाँ पे, एक है ऋतु संहार, दूसरी मालविकाग्निमित्रम, तीसरी है विक्रमोर्वशीयम, चौथी कुमार संभव, पांचवी मेघदूत, छठी रघुवंश और सातवीं है अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे का प्रश्न है हमारा, प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, विक्रमादित्य कौन थे और उनके शासन में समाज और साहित्य की कैसी उन्नति हुई? तो कि विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। देश वैभव संपन्न था। साहित्य और कला का अभूतपूर्व उत्कर्ष हुआ था और इस युग में एक से एक बढ़कर कवि, साहित्यकार, संगीतकार और वैज्ञानिक भी उत्पन्न हुए। संस्कृत भाषा की खूब उन्नति हुई है। राजा विक्रमादित्य ने समय समय पर सोने के सिक्के भी चलवाए थे। विक्रम संवत के भी उन्होंने ही चलवाया था।
विक्रम संवत का प्रारंभ भी राजा विक्रमादित्य ने ही करवाया था। और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के शासन में देश की सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। आगे दूसरा प्रश्न हम देखें तो कि पंडितों ने और विद्वानों ने विद्योत्तमा से किस प्रकार का बदला लिया। तो कि पंडित और विद्वान विद्योत्तमा के घमंड को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने उसका विवाह किसी मूर्ख से कराने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा एक मूर्ख मिल गया। पंडित और विद्वान उसे समझा बुझाकर विद्योत्तमा के पास ले गए और उन्होंने उसे अपना गुरु और बहुत बड़ा विद्वान बताया और कहा कि अपने मौन व्रत के कारण ये संकेत से ही आपके साथ शास्त्रार्थ करेंगे। राजकुमारी पंडितों का छल समझ नहीं सकी और शास्त्रार्थ के समय मूर्ख युवक ने राजकुमारी के प्रश्नों के मूर्खतापूर्ण उत्तर दिए, पर पंडितों ने चतुराई से उन्हें सही उत्तर बताकर विद्योत्तमा को संतुष्ट कर दिया और विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में अपनी हार मान ली और मूर्ख युवक के साथ उसका विवाह हो गया। इस प्रकार पंडितों ने विद्योत्तमा से बदला ले लिया। आगे हम देखें व्याकरण विभाग के प्रश्न के उत्तर। तो पहला है पर्यायवाची शब्द, उसकी जोड़ बनानी है, सही उत्तर लिखने हैं। तो अनुरोध यानी कि आग्रह। यकायक यानी कि अचानक। अनावृत यानी कि खुला हुआ और शीघ्र यानी कि जल्दी। दूसरा प्रश्न है विरुद्धार्थी शब्द, उसकी भी जोड़ बनानी है। यहाँ पे शब्द की गलती से मिस्टेक से मैंने यहाँ पे सुधार कर दूसरा उसका आंसर लिखा है। आवृत का विरुद्धार्थी शब्द है अनावृत। मंद यानी कि तीव्र। निर्वाण का विरोधार्थी शब्द है विनाश और निरक्षर का विरुद्धार्थी शब्द है साक्षर। आगे का प्रश्न हम देखें संधि विग्रह। तो पहला है उपेक्षा। तो यहाँ पे संधि का विग्रह होता है उप वत्ता इक्षा, अ वत्ता ई यानी कि ए। तो यहाँ पे नियम अनुसार उप वत्ता इक्षा ऐसा विग्रह होता है। गुरु वत्ता उपदेश, तो गुरु रु यहाँ पे छोटा है और ये उ भी छोटा है, दोनों छोटे उ आते हैं तब बड़ा उ बनता है। तो यहाँ पे गुरु उपदेश, तो उ वत्ता उ बराबर उ होता है, तो यहाँ उसका संधि विग्रह होता है गुरु वत्ता उपदेश। विद्योत्तमा, तो विद्या वत्ता उत्तमा, आ वत्ता उ बराबर ओ, नियम के अनुसार आ ता उ बराबर ओ होता है। तो यहाँ पे विग्रह हुआ है विद्या वत्ता उत्तमा यानी कि विद्योत्तमा। शास्त्रार्थ, शास्त्र वत्ता अर्थ, अ वत्ता अ बराबर आ, तो यहाँ पे शास्त्र वत्ता अर्थ बराबर शास्त्रार्थ शब्द बनता है। आगे का है भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो पहला वाक्य है संस्कृत साहित्य में कालिदास की विद्वत्ता के अनेक प्रशंसक है। तो यहाँ पे विद्वत्ता शब्द है वो है भावसूचक शब्द। समाज में नारी को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता था। तो यहाँ पे ये जो सम्मान शब्द है वो है भावसूचक संज्ञा। आगे है कर्तृवाचक संज्ञा, कर्ता का करने वाला, वो कर्तृवाचक है। तो कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये जो कवि है वो कर्तृवाचक संज्ञा है। संस्कृत के महान साहित्यकारों में उनका नाम लिया जाता है। तो ये जो साहित्यकार शब्द है ये है कर्तृवाचक संज्ञा।
आगे देखें, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो पहला है जिसमें सबका हित समाया हुआ हो, उसे हम सर्व जिस जिसमें सबका हित समाया हुआ हो उसे हम सर्वहितकारी कहते हैं। विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा, उसे हम शास्त्रार्थ कहते हैं। और आगे है, विद्या में जो उत्तम हो उसे विद्युत्तमा कहा जाता है। और देखने लायक उसे हम दर्शनीय કહેતે હે। સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો સ્વાધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સ્વાધ્યાય તમારે તમારા નોટબુકમાં કે સ્ટડી મટીરિયલમાં એકવાર સુંદર અક્ષરે લખવાનો છે અને એને વાંચવાનો પણ છે, સાથે સાથે પરીક્ષાની પણ તૈયારી કરવાની રહેશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરીથી મળીશું નવા ચેપ્ટર સાથે। હેવ અ નાઇસ ડે। વંદે માતરમ।